नमस्कार, मेरा नाम है अफसेकान। रेसलिंग ऑब्जर्वर लाइव के पत्रकार ब्रायन एल्ब्रस एक बात को बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, मैं उन्हें कोट करता हूँ। इफ़ अ रेसलिंग प्रमोशन इज हॉट दे कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, इफ़ अ रेसलिंग प्रमोशन इज कोल्ड दे कैन नॉट डू एनीथिंग राइट। अगर कोई रेसलिंग प्रमोशन हॉट है तो उसकी गलतियाँ भी लोग बर्दाश्त करते हैं, उसको गलती करने का अधिकार है। लोग उसे एक फ्री हिट देते हैं, जैसे दुधारू गाय की लात को भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई रेसलिंग प्रमोशन हॉट नहीं है, वो कोल्ड है, तो लोग उसकी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी उसको सिर के ऊपर नहीं चढ़ाएगा। उसे लंबे समय तक बढ़िया मैचेस, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया स्टोरी लाइन, बढ़िया कैरेक्टर, हर चीज़ उसे बढ़िया डिलीवर करना होगा, बढ़िया ढंग से। तब जाके वो उम्मीद कर सकता है कि लोग उसे पसंद करें और उसका अच्छा दिन आए। वो उम्मीद ही कर सकता है, क्योंकि गारंटी तभी भी नहीं है, क्योंकि आउटसाइड फोर्सेस भी हैं। इकॉनमी उसमें से एक मुद्दा है, उसमें दूसरा मुद्दा है टेलीविज़न रीच आपका कैसा है, और भी फैक्टर्स होते हैं। खास करके सबसे ज़्यादा मायने इस बात को रखता है कि क्या आप इंटरेस्ट को मनी में ट्रांसलेट कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप इंटरेस्ट को मनी में ट्रांसलेट कर पाते हैं तब आप फाइनेंशियली कामयाब हो पाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट को मनी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तब आप फाइनेंशियली कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर कोई रेसलिंग प्रमोशन हॉट है तब वो अगर गलतियां भी करता है तो लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर कोई पेपर व्यू खराब भी चला गया तो कोई बात नहीं, अगर कोई शो डिलीवर भी नहीं किया तो कोई बात नहीं। उसको ये आज़ादी है, उसको ये अधिकार है, गलती करने का उसके पास अधिकार है। लेकिन छोटे रेसलिंग प्रमोशंस के पास, या ऐसे प्रमोशन जो कोल्ड हैं, उनके पास ये गलती करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। कोई हॉट रेसलिंग प्रमोशन अगर पेपर व्यूज़ के प्राइस को बढ़ा देता है, अगर हाउस शो के टिकट के प्राइस को बढ़ा देता है, तभी भी लोग उसे देखेंगे। जिस चीज़ को लोग देखना चाहते हैं उसे महंगे कीमतों पर भी देखेंगे। लेकिन अगर कोई रेसलिंग प्रमोशन कोल्ड है तो लोग फ्री में भी नहीं देखें उसे। न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अपने फॉर्चून को बदला। न्यू जापान प्रो रेसलिंग जो एक समय में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, फाइनेंशियली एकदम काफ़ी वीक कंडीशन में था, उसने अच्छे बुकिंग के साथ और सब कुछ अच्छा करके चीज़ों को बदला। समय लगा, लेकिन साल दर साल हर साल वो बढ़ता चला गया, हर साल वो इम्प्रूव करता गया, और लगातार 7-8 साल से न्यू जापान प्रो रेसलिंग इम्प्रूव कर रहा है। इस साल को एक्सेप्शन मान लेते हैं कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि उनका मार्केट बहुत हद तक ऑडियंस के ऊपर और पेइंग ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो हाउस शो में जाते हैं, टिकट खरीद के शो को देखते हैं, लाइव अटेंडेंस मायने रखता है। कोरोना वायरस की वजह से चीज़ें उस तरीके से नहीं जा पाई, इसकी वजह से इस साल उसका डाउन था। लेकिन इस साल भी फरवरी तक, यानी 2020 का फरवरी तक उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर थी। न्यू जापान प्रो रेसलिंग एक अच्छा और सकारात्मक उदाहरण है, वहीं WCW एक नकारात्मक उदाहरण है। लेकिन WCW कायदे से दोनों चीज़ों का उदाहरण है। वो अच्छी चीज़ों का भी उदाहरण है और ख़राब चीज़ों का भी उदाहरण है। उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उससे रेसलिंग को सीखना चाहिए, जो ख़राब चीज़ें हैं उससे दूर रहना चाहिए। WCW ने जब NWO को बुक किया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बुक किया, ये स्टोरी लाइन रेसलिंग के इतिहास में WWE और WCW ने कभी भी मेन स्ट्रीम ऑडियंस को प्रेजेंट नहीं किया था। यानी WWF के या WCW के जो फैंस हैं उन्होंने इस तरीके का स्टोरी लाइन कभी देखा नहीं था, जहाँ पर थीम ये था कि WWF ने अपने लोगों को भेज दिया है WCW के अंदर आक्रमण करने के लिए, और एक वॉर का स्थिति है। ऐसा स्टोरी लाइन WCW ने बनाया। WWF तो एक्चुअली इस बात से काफ़ी नाराज़ था, फ्रस्ट्रेटेड था, उसने केस भी WCW के ऊपर कर दिया था। लेकिन वो अलग कहानी है। WCW ने इस स्टोरी को बनाया जो रेसलिंग फैंस ने नहीं देखा था। रेसलिंग फैंस इंटरेस्टेड थे, उनके बीच में बज था। आप मानेंगे कि तुरंत ही WCW का फॉर्चून बदल गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। WCW ने जब अपने अच्छे कंटेंट के और लगातार डिलीवर करने के बाद एक पेपर व्यू का अनाउंसमेंट किया, जिसमें NWO के तीसरे मेंबर का अनाउंसमेंट होना था, सरप्राइज की तरह डिब्यूट होना था। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक था, लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे थे। उस समय में सर्च इंजन पता नहीं 1996 में कितना सर्च इंजन था नहीं था, वो अलग विषय है। लेकिन हर जगह पे लोग चीज़ों को जान रहे थे, परख रहे थे, उसके बारे में इंटरेस्टेड थे। कैजुअल फैंस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस विषय को लेके। रेसलिंग प्रमोशन में इस तरीके का बस था, तो उम्मीद की जा रही थी कि जो पेपर व्यू जिस पे उन्होंने अनाउंस किया है कि जो तीसरा पार्टनर है उनका आएगा, वो काफ़ी अच्छा काम करेगा और अच्छा पेपर व्यू बाय रेट होगा, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा हो नहीं पाया। वैसे WCW का वो शो
हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। जब हल्क होगन टर्न करते हैं, वो जब विलन बनते हैं, तो WCW के फैन इतने नाराज़ हो जाते हैं कि वो पूरे रिंग को कचरा के साथ भर देते हैं। लोग सारा कूड़ा करकट रिंग के अंदर फेंक रहे हैं। रिंग किसी डंपिंग ग्राउंड से कम नहीं दिख रहा था। और हल्क होगन ज़बरदस्त प्रोमो देते हैं। अगले ही दिन नाइट्रो पर वो बेहतरीन प्रोमो देते हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि तुरंत इसका असर दिखेगा, तुरंत नहीं दिखा। ना ही तुरंत पेपर व्यू बाय रेट बढ़ा। वैसे पेपर व्यू बाय रेट के बारे में बात किया जाए तो जिस शो का इतना ज़्यादा बज़ था, उस शो ने पिछले साल के शो से कम पेपर व्यू पे कमाई की थी। तो बिजनेस तुरंत नहीं आगे बढ़ा। बिजनेस तो एक्चुअली ये नहीं कहेंगे कि नीचे चला गया, वो अलग अलग विषय होते हैं, लेकिन बिजनेस बढ़ा नहीं। और ना ही टेलीविज़न पे रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा, मामूली असर हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैजुअल फैंस होते हैं वो चीज़ों को सैंपल करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, लेकिन उन्हें समय लगता है चीज़ों में इमोशनली इन्वेस्ट होने में। जब वो इमोशनली चीज़ों में इन्वेस्ट होते हैं तब जाके फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके पेपर व्यूज़ खरीदेंगे, तब जाके रेगुलरली आपके शो को देखेंगे। आप रेगुलरली आपके शो को देखेंगे तब आपका रेटिंग भी बढ़ेगा, तब जाके आपको हाउस शो में वो टिकट खरीदेंगे, तब आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तब आपका मर्चेंडाइज खरीदेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको ऑडियंस को पेइंग ऑडियंस बनाना पड़ता है, और अगर आपने ऑडियंस को पेइंग ऑडियंस नहीं बनाया तो ये आपकी नाकामयाबी है। TNA को भारी भरकम संख्या में लोग देख लिया करते थे स्पाइक टीवी पे। उनका एक अच्छा ऑडियंस था और वो ऑडियंस जल्दी हिलता डुलता भी नहीं था। WWE का ऑडियंस कभी कभार किसी स्पेशल शो वगैरह में, अगर किसी शो है जिसमें कोई, मान लीजिए कि कोई त्यौहार वगैरह का दिन है या कोई इस तरीके का आउटसाइड फोर्सेस हैं, तो उसका रेटिंग हिल डुल जाता था, और जो स्वाभाविक है। लेकिन TNA का रेटिंग एकदम मजबूत स्थिति में रहता था, बुलंद रहता था। लेकिन TNA फाइनेंशियली कामयाब कंपनी नहीं था, क्योंकि पेपर व्यू पे वो बिजनेस नहीं कर रहा था। हाउस शो पे लोग उसको खरीद नहीं रहे थे, उसके टिकट्स को देखने के लिए लोग नहीं आते थे। तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फाइनेंशियली TNA रहता था, इस वजह से, क्योंकि वो अपने फैंस को पेइंग ऑडियंस में ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने ट्रांसलेट किया, तब किया जब उसके पास टेलीविज़न के मामले में कुछ भी नहीं है। जापान में टेलीविज़न प्राइम टाइम में वो है नहीं, उस तरीके का रीच नहीं है। ना ही जापान में लोगों में कल्चरली आइडिया है कि वो जिस तरीके से ओवर द टॉप सर्विस वगैरह जो होता है, उस टाइप के सर्विस वगैरह पे ज़्यादा उन लोग में इंटरेस्ट उस तरीके का नहीं है। जापानीज़ कल्चर में उस तरीके का नहीं, जैसे अमेरिका वगैरह में है। अमेरिका में से या इंडिया में भी कुछ हद तक हम देख रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन प्राइम वगैरह है, नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो वो सबको लेके जापानीज़ कल्चर में WWE का जो अपना WWE नेटवर्क है वो अमेरिका में ज़्यादा कामयाब है। न्यू जापान का, न्यू जापान वर्ल्ड, न्यू जापान में उतना कामयाब नहीं है। वो कल्चरल वजह भी है, लेकिन तभी भी न्यू जापान लगातार फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके जो फैंस हैं वो बड़े ही हार्डकोर हैं। वो चीज़ों को देखते हैं और वो अच्छी खासी संख्या में वो चीज़ वो इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि जो उनके हार्डकोर फैंस हैं वो जब अपने शो को किसी और को दिखाते भी हैं, किसी को लेके आते हैं, तो लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा है जो हर किसी को अपील कर सकता है। किसी को भी वो देख के इंसल्टेड कोई अपने आप को महसूस नहीं करेगा। आप अपने परिवार के साथ न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो को देख के आइए, आपके परिवार के हर कोई उसको एंजॉय करेंगे। कोई शो को एंजॉय करेंगे तो कोई एटमॉस्फेयर को एंजॉय करेंगे, लेकिन हर कोई चीज़ों को एंजॉय करके आएगा। कोई ऑफेंडेड महसूस नहीं होगा। आप महिलाओं के साथ भी जा सकते हैं, आप अपने आप को ऑफेंडेड महसूस नहीं करेंगे। और ये न्यू जापान प्रो रेसलिंग जो एक फैमिली जैसा, आपको सही मायने में WWE ऐसा क्लेम करता है कि फैमिली इंटरटेनमेंट है, लेकिन WWE फैमिली इंटरटेनमेंट नहीं है। जिस तरीके का फैमिली आप WWE फैमिली के साथ देखिए तो आप अपने आप को एम्बेरस महसूस करेंगे। WWE में कोई किसी को जिंदा जला देता है, कोई किसी को गाड़ देता है, इस तरह की ऑफेंसिव बातें भी WWE में करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। न्यू जापान काफ़ी साफ़ सुथरा है, स्पोर्ट्स लाइक प्रेजेंटेशन है और बेहतर अच्छा कंटेंट उसका है, और यही वजह है कि वो ग्रो कर रहा है। और WWE ग्रो नहीं कर रहा है। WWE के रेसलिंग फैंस एम्बेरस होते हैं चीज़ों को देखने में। और ये मेरी कही हुई बात नहीं है। कनाडा में एक सर्वे भी हुआ था जिसमें रेसलिंग फैंस खुद मानते हैं कि रेसलिंग को देखते तो ज़रूर है, लेकिन पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि उनको शर्म होता है रेसलिंग फैंस अपने आप को कहने में। धन्यवाद।